हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। बीपीएससी टीचर्स के जो एग्ज़ाम हैं हुए हैं T1 T2 T3, इसके 9th 10th का जो मैथ का पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ, जिसका T3 का जो है 2 पार्ट में सॉल्यूशन पूरा हो गया है। ये T2 जो है उसके 9th 10th के मैथ के क्वेश्चन हैं, इसको भी हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे। एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आधा आधा क्वेश्चन जो है, मतलब टोटल 88 क्वेश्चन है तो 44 क्वेश्चन करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो खासकर T4 की तैयारी कर रहे हैं, वैसे मैथ का क्वेश्चन तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये नहीं कि इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो किसी और में नहीं पूछे जाएंगे। तो सभी एग्ज़ाम में लगभग सेम क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। पूछने का तरीका थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत जो है 6,500 रुपये है, तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 रुपये है। तो एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्या है, ठीक है। तो यहाँ 2 इक्वेशन बनेंगे। मान लीजिए कि जो बल्ले हैं, एक बल्ला उसका कीमत x है और एक गेंद का कीमत y है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 5 बल्ला यानी 5x प्लस 18 गेंद 18y, ये है कितना 6500। 2 बल्ला यानी 2x और 20 गेंद यानी 20y, ये है 4200। इसी को सॉल्व करके आपको एक्स वाई निकालना है, और एक बल्ला एक गेंद यानी एक एक्स प्लस एक वाई का वैल्यू आपको निकालना है, यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेके ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस 10y इक्वल टू 2100, 2 से कट जाएगा। तो एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, ठीक है। तो इसमें अगर 5 से गुना कर ले, इक्वेशन 2 में 5 से गुना कर ले, तो ये 5x प्लस 50y हो जाएगा इक्वल टू 21 बचे 105। और जो पहला इक्वेशन है वो 5x प्लस 18y इक्वल टू 6500 है। अगर इसको हम लोग घटा ले तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया 32y बराबर 6500, इधर से जाएगा तो ये 0 0 4000 हो जाएगा। यानी 32 से 8 बार में इसको 4 से काटते हैं, 8 बचे 40, 500 बार में, तो 4 से ये 125 बार में कट जाएगा। यानी y का वैल्यू कितना हो गया 125, ठीक है। यानी y किसका माने थे, गेंद का, तो गेंद का हो गया 125। y का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं। इस वाले में ये जो आपका x प्लस 10y, तो ये 1250 हो जाएगा। y की जगह 125 रखेंगे तो, और बराबर में आपके पास 2100, यानी x बराबर हो जाएगा 2100 माइनस 1250। तो 900 में से 50 ही है तो 850। तो जो आपके पास गेंद का कीमत है, सॉरी बल्ला का कीमत है, वो कितना हो गया 850। तो बल्ला का 850 और गेंद का 125, ऑप्शन नंबर ए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपए में खरीदता है और उसे 820 में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा कितना होगा। तो 615 में खरीदा और 820 में बेच दिया, तो उसको फायदा कितना का हो गया, 205 का फायदा हो गया। 205 का फायदा हुआ कितना पे, 615 पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100%। तो देखिए दो दो तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, यानी 205 से ये 3 बार में कट जाएगा। 100/3% का मतलब होता है 33.1/3%, या 33.33%, ऑप्शन नंबर बी। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से है, और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने होंगे। देखिए ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। एटीएम पिन जो है वो 4 डिजिट का है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जो पहला और दूसरा अंक है, पहला और दूसरा अंक वो 3 से 8 तक ही हो सकता है। तो 3 से 8 तक टोटल कितने अंक होंगे, 6 अंक होंगे।
3 से 8 तक टोटल कितने? 6। 3 4 5 6 7 और 8, ये 6 अंक। तो पहला स्थान को जो भरने का तरीका होगा वो कितना हो जाएगा? 6। दूसरे स्थान को भरने का तरीका क्या हो जाएगा? इसी में से भरना है। और एटीएम पिन में रिपीटेशन होता है, यानी एक डिजिट दोबारा रिपीट कर सकता है। वैसे क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में लिखना चाहिए कि रिपीटेशन हो सकता है, बट जनरली आप ऐसे समझो कि एटीएम पिन में जो है नंबर यानी डिजिट जो है वो रिपीट कर सकते हैं। तो जो इसमें भराया वो इसमें भी भरा सकता है। तो इसको भी भरने का कितना तरीका? 6 तरीका। अब देखिए इसके बाद चौथा अंक कह रहा है कि चौथा अंक जो है आपका 0 या 9 है। चौथा अंक क्या है? 0 या 9। यानी इस वाले जगह पर ये जो चौथा है इसमें या तो 0 भराएगा या 9। तो इसको भरने का कितना हो गया? 2। अब तीसरे के बारे में ये कुछ नहीं कहा है। तीसरे के बारे में ये कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब तीसरा में सब कुछ बढ़ा सकता है। सब कुछ बोले तो 0 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। और 0 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं? 0 से 9 तक 10 डिजिट होते हैं। तो तीसरा अंक भरने का 10 तरीका। तो गुणन सिद्धांत कहता है कि टोटल तरीका क्या हो जाएगा? 6 गुना 6 गुना 10 गुना 2, यानी 36 गुना 72 गुना 10 720। यानी उस हैकर को पिन का पता करने के लिए 720 बार प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 34 नंबर। कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल जो है 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो दो भुजा दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज के बारे में बताया नहीं कि त्रिभुज कैसा है, तो इसका क्षेत्रफल से हम लोग क्या कर लेंगे? ऊंचाई पता कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आधार जो है ये 8 है, यहाँ इससे ये ऊंचाई हो गया, नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, और तीसरी भुजा आप कोई भी ले लो, मान लो कि ये 9 है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये इसको D कर देते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कहिएगा 1/2 गुना आधार 8 इंटू ऊंचाई AD जो कि पता नहीं है, बराबर है 12√5। तो 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो AD आपके पास आ गया कितना? 3√5। ठीक है, AD हो गया कितना? 3√5। अब देखिए ये 3√5 है आपके पास, AD जो है ये कितना है? 3√5 है। तो क्या इस समकोण त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज आपके पास बना ADC, इसमें हम लोग ये DC निकाल सकते हैं क्या? तो DC बराबर क्या हो जाएगा? √AC² माइनस AD² हो जाएगा। AD², तो AC कितना है? 9 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर, 3√5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 81 माइनस 9 तिहाई 45, 9 पचे 45, यानी 81 माइनस 45 कितना हो जाएगा? √36 यानी 6। यानी ये जो DC आ गया यहाँ से यहाँ तक 6 आ गया, DC 6। तो बताइए BD कितना होगा? टोटल 8 है, ये 6 हो गया, तो ये कितना हो गया? 2। तो BD आपके पास आ गया कितना? 2। अब देखिए समकोण त्रिभुज ADB को, किसको? ADB, ये भी तो 90 डिग्री होगा। तो ADB में आपको AD पता है, BD पता है, तो AB पता हो जाएगा क्या? AB कर्ण हो जाएगा। तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं? AD² प्लस BD²। तो AB कितना है? सॉरी, AD कितना है? 3√5, 3√5 का स्क्वायर, और आपके पास BD कितना आ गया है? 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 45 और 2 का स्क्वायर 4, यानी √49, और √49 का वैल्यू कितना हो गया? 7। यानी तीसरी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। फिर से समझिए, हमने क्या किया? 8 वाला को आधार मान लिया, जो BC है उससे हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई जो कि AD है, यहाँ से AD निकाल लिए 3√5। अब समकोण त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ADC,
इसमें हम लोग क्या किए, समकोण त्रिभुज में आधार लंबकन का फॉर्मूला लगा के ये जो डीसी है ये डीसी निकाल लिए, एसी का स्क्वायर माइनस एडी का स्क्वायर जो कि 6 आ गया। अब ये डीसी जो है वो 6 है और टोटल बीसी कितना है, 8 है। तो डीसी 6 है और बीसी 8 है, इसका मतलब बीडी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमने समकोण त्रिभुज एबीडी में, समकोण त्रिभुज एबीडी में हमें एडी पता है, हमें बीडी पता है, लंब आधार पता है, तो हम कर्ण ए बी यानी तीसरी भुजा ए बी निकाल सकते हैं, रूट अंडर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर जो कि कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट है 35 नंबर कि 50 संख्या दी हुई है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य जो है -3.5 है। तो दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो किसी भी संख्याओं के, कितनी भी संख्याओं का जो माध्य होता है उस माध्य में से अगर प्रत्येक में से कुछ घटा दे तो माध्य भी उतना घट जाता है। यानी प्रत्येक संख्या को 10 घटा दे तो माध्य भी क्या हो जाएगा, 10 घट जाएगा। प्रत्येक संख्या को अगर 10 बढ़ा दे तो माध्य भी क्या हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। यहाँ प्रत्येक संख्या से 53 घटाया गया है और 53 घटाने के बाद जो है माध्य कितना हो गया, -3.5। मान लीजिए पहले जो माध्य था x था, अगर प्रत्येक से 53 घटाए हैं तो अब माध्य क्या हो जाएगा, x माइनस 53, और यही दे रखा है कितना, -3.5, यानी x बराबर -3.5 प्लस का 53 बराबर कितना हो जाएगा, ये 49.5। यानी पहले माध्य कितना था, पहले माध्य 49.5 था, जिसके कारण जो है 53 अगर हम प्रत्येक में से घटा दिए तो माध्य भी 53 घटेगा, तो 49.5 में से 53 घटाइएगा तो -3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले माध्य कितना था, 49.5, ऑप्शन नंबर सी। माध्य में आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक संख्या को अगर किसी संख्या से घटाए तो माध्य उतना ही घट जाएगा, अगर जितना बढ़ा है तो उतना ही बढ़ जाएगा। गुना भी करे, मान लीजिए प्रत्येक संख्या को 10 से गुना करे तो माध्य 10 गुना हो जाएगा, अगर प्रत्येक संख्या को 10 से भाग करे तो माध्य 10 भागा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रत्येक संख्या को करेंगे तब। 36 में कह रहा है दो भाइयों के उम्रों का अनुपात 4:3 है, यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र क्या है। तो देखिए बड़ा भाई का 4 रेशियो है, छोटा भाई का 3, तो कितना ज्यादा है, 1, और वर्ष में दिया हुआ है कि 6 वर्ष ज्यादा है, यानी 1 यूनिट 6 वर्ष है। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों का उम्र, तो 4 यूनिट 24 हो जाएगा और 3 यूनिट 36 18 हो जाएगा, यानी बड़ा भाई 24 का और छोटा भाई 18 का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है 1-1/2 इंटू 1-1/3 इंटू 1-1/4 डॉट डॉट 1-1/n। तो इसको 1 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा, 1/2 गुना 1 में से 1/3 जाएगा तो 3 माइनस 1 2/3, 4 में से 1 जाएगा 3/4, और इसी तरह ये चल रहा है n-1/n। ठीक है, तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 3, फिर इसके बाद यहाँ 4 रहा होगा, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इसी तरह n-1 से पहले यहाँ नीचे क्या रहा होगा, n-1, तो ये कैंसिल, यहाँ ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया n, यानी कितना हो जाएगा 1/n, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 38 नंबर कह रहा है कि मूलों -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण है। मूल दिया है -1 और 4, यानी अल्फा -1 है और बीटा जो है आपके पास कितना है, 4 है। तो मूलों समीकरण निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा, तो -1 + 4 कितना हो जाएगा, +3, और अल्फा इंटू बीटा यानी -1 गुना 4 कितना हो गया, -4। तो इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3, तो -3x, और अल्फा इंटू बीटा -4 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जनरल स्टडीज वाले में मैथ्स के 8 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं मैथ वाले सेक्शन में। देखिए मैथ वाले सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है 71 नंबर, यहाँ से 71 से लेकर 150 यानी 150 तक जो है टोटल 80 मैथ के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि a/b
पे पावर 2x माइनस 3 बराबर b बाई ए पे पावर x माइनस 3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। a बाई बी पे पावर 2x माइनस 3 बराबर है b बाई ए। अब आपको ये एक बात पता होना चाहिए कि अगर a पे पावर माइनस m है तो इसको 1 बाई ए पे पावर m लिख सकते हैं। यानी उल्टा जब करेंगे अंश का हर और हर का अंश, तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव। कहने का मतलब b पे पावर b बाई ए पे पावर अगर 2 है, हम चाहते हैं इसको a बाई बी बनाना, तो a बाई बी पे पावर इसको क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे, नेगेटिव लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास b बाई ए है, तो इसको हम लिखना चाहते हैं a बाई बी। तो वो जो पावर x माइनस 3 है वो क्या हो जाएगा, -x-3। अब देखिए बेस समान है तो पावर भी समान होगा, यानी 2x माइनस 3 किसके बराबर होगा, -x माइनस माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो +3 हो जाएगा। इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर 3 + 3 6, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है यदि x माइनस 1/x बराबर 2, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4। x माइनस 1/x बराबर k होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, k प्लस 2 हो जाता है। माइनस का 2 उधर जाके +2 हो जाता है। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी 4 प्लस 2 6। अब फिर से जब स्क्वायर करेंगे तो इस बार प्लस है, याद रखिएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो इस बार जो है 6 का स्क्वायर 2 उधर जाके प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 36 माइनस 2 यानी 34, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है 27 पे पावर 1/3 प्लस 243 पे पावर 1/5 का मान निकालिए। तो 27 क्या है, 3 का क्यूब है, उस पे पावर 1/3, और 243 3 पे पावर 5, इस पे पावर 1/5। पावर पे पावर गुना होता है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 5 से 5। 3 पे पावर 1 3 और 3 पे पावर 1 3, यानी कितना हो गया, 6 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को कितना में तोड़े कि गुना करके 6 हो और जोड़कर 5x हो, तो 3 दूना 6, यानी 3x प्लस 2x प्लस 6, यानी x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, यानी ये हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए तो ये तो होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 क्या है, होल स्क्वायर है। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 4x हो जाएगा, और प्लस 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक आपके पास ये है और एक ये है। एलसीएम में 100 आता है। अब पावर अगर सेम है, मतलब सेम नंबर है और उस पर पावर 1 2 3 4 इस तरह से है, तो जो ज्यादा पावर वाला होता है वो एलसीएम में आता है। तो देखिए एक्स प्लस 2 इसमें भी है, एक्स प्लस 2 इसमें भी है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, तो एक्स प्लस 2 का तो स्क्वायर आएगा ही, और इसमें एक्स्ट्रा टर्म में कौन है, एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 आ जाएगा। यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और इंटू में एक्स प्लस 3, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, तो ये प्रथम n प्राकृत संख्या का, ये उसके वर्गों का, और ये इसके घनों का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समतल भूमि पर किसी खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की दुगनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। ये खंभा है,
इस खंभे की लंबाई से जो छाया की लंबाई है वो दोगुनी है, यानी खंभा का लंबाई अगर 1 है तो छाया की लंबाई 2 है। ये उन्नयन कोण आपको थीटा निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब 1 और आधार 2। तो थीटा tan थीटा जो मान है 1/2 वो किसी मतलब रेगुलर एंगल नहीं है, जैसे जो हमें पता है 10, 45, 60, 90, 75, 15 ये सब का वैल्यू नहीं है। थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, जो लगभग 25 या 26 डिग्री के आसपास का मान है। ठीक है, लगभग 25 या 26, एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते। तो इसका जो है आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। साइन 300 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, साइन 300 डिग्री का मान कैसे निकालेगा? तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, किसी भी त्रिकोणमिति फलन के एंगल से 360 डिग्री का कोई भी गुणज 360 डिग्री का कोई भी गुणज जोड़ दे या घटा दे, 360 डिग्री का कोई भी गुणज जोड़ दे या घटा दे, इससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय फलन 360 डिग्री के बाद रिपीट करता है। इसलिए 360 डिग्री का कोई भी गुणज हम किसी में घटा ले या जोड़ ले, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्टली जो हमें मान पता है वो 0 से 90 तक ही पता है। जो बेसिक मान है वो 0 से 90 तक ही पता है, आगे जो है चलकर वही मान मिलते हैं साइन चेंज होके। ठीक है ना, सिर्फ साइन चेंज होता है, बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है वो 0 से 90 के बीच जो आप जानते हो वही होता है। ठीक है, तो हमें 3000 को 0 से 90 के बीच लाना है, तो 10 गुना तो कितना हो जाएगा 3600। तो इसका जो है हम लोगों को 8 गुना ही करना होगा। देखते हैं 8 गुना करके कितना होगा। तो 360 गुना 8 कितना हो जाएगा, 0, 8 6 48 और 4 8 3 24 और 4 28, 2880। तो हम इस साइन 300 डिग्री में से, सॉरी 300 बोल रहे बार बार, 3000 डिग्री ना, साइन 3000 डिग्री में से ये 360 गुना 8 घटा सकते हैं। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 360 गुना 8 मतलब 2800 कितना 80, तो 2880 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 इधर और 100, साइन 120 डिग्री आएगा। ठीक है, साइन कितना आ जाएगा 120 डिग्री, गुना सही है ना, 0 8 6 48 और 4 8 3 24 28। ठीक है, साइन 120 डिग्री। अच्छा, साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? तो साइन 120 डिग्री कैसे निकलेगा, इसको साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं क्या? 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। तो 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर से समझते हैं बात को, मैंने क्या बताया, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के एंगल से 360 डिग्री का कोई भी गुणज जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें निकालना था साइन 3000 डिग्री का मान। साइन 3000 डिग्री में से हम क्या घटाएं जो ये 0 से 90 के आसपास बने। तो इसका जब 8 गुना हम लोग किए 360 का, तो ये आया 2880, जो कि 3000 में से घटाने पर कितना बचेगा 120, यानी साइन 120। साइन 120 का मान निकालने के लिए क्या लिख दिए, 120 को 180 माइनस 60, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये कितना बन गया साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया, √3/2 हो गया। माद बहुलक और माध्यिका के बीच आनुभाविक संबंध को परिभाषित करने का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार आता है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, T3 में इस पर क्वेश्चन था, इसमें फॉर्मूला पूछ दिया। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। सबसे लास्ट का क्या है बहुलक, बीच का फिर माध्यिका और लास्ट में फिर माध्य, यानी बहुलक बराबर बीच वाला 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ऑप्शन नंबर 1। यदि ए दो निष्पक्ष 6 मुखी पासे को फेंकने पर 13 प्राप्त होने की घटना है तो ए को कहा जाता है।
दो निष्पक्ष मतलब उस पर कोई अलग रूप से लिखा गया नहीं है, जो नॉर्मल पासा होता है जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं, वही दो पासा को फेंका गया है, तो योग 13 प्राप्त होना। आपको पता है पासा पर मैक्सिमम क्या आता है, 6। तो बहुत होगा तो दोनों पासा पर जब 6 6 होगा तो योग कितना हो जाएगा, 12। क्या दो पासों का योग कभी 12 से ज्यादा हो सकता है, नहीं। तो हमें एक घटना दिया हुआ है 13 आने का, क्या 13 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है उसको असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, असंभव घटना। वैसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है। अब जैसे कोई कह दिया एक पासे को फेंकने पर 7 प्राप्त होना, संख्या 7 प्राप्त होना। क्या पासे को फेंकने पर 7 मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है, तो कैसी घटना होगी, असंभव घटना। ठीक है। उसी तरह दो पासे को अगर फेंकेंगे हम लोग तो उसका योग कभी 13 नहीं हो सकता है, तो ये कैसी घटना होगी, एक असंभव घटना होगी। और निश्चित घटना क्या होती है, जिसकी प्रायिकता एक हो, जो घटेगा ही घटेगा, जिसको जिसका घटना ही घटना है। जैसे हमने कहा कि एक सिक्का को फेंकने पर चित और पट आने की प्रायिकता, तो चित और पट तब संख्या को, जब सिक्का को फेंकेंगे या तो चित आएगा या तो पट आएगा, तो दोनों के आने की जो प्रायिकता है चित या पट की, वो एक हो जाएगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक। ऐसी घटना जो घटना ही घटना है, ठीक है, जिसका घटना निश्चित है उसको निश्चित घटना कहते हैं, और जो घटना घटित नहीं हो सकती उसको क्या कहते हैं, अनिश्चित घटना कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 हो गया। 80 नंबर, 3 निष्पक्ष सिक्के फेंकने से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। अच्छा, 3 जब सिक्का फेंकेंगे तो परिणाम क्या आ सकता है, देखिए, तीनों हेड हो सकता है, पहला 2 हेड फिर टेल, पहला हेड दूसरा टेल फिर हेड, पहला टेल फिर हेड फिर हेड, या हो सकता है 2 टेल फिर हेड, पहला टेल फिर हेड फिर टेल, और पहला हेड फिर टेल टेल, और तीनों का तीनों टेल। 3 सिक्के को जब हम लोग फेंकेंगे तो 8 परिणाम आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कम से कम एक हेड आना, कम से कम एक मतलब एक हो या एक से ज्यादा हो, एक से कम नहीं हो। कम से कम एक हेड, एक वाला भी चलेगा, दो वाला भी चलेगा, तीन वाला भी चलेगा। कम से कम एक का मतलब एक से कम नहीं, एक से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब एक से ज्यादा नहीं, एक से कम जितना होगा चलेगा, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ कम से कम एक का मतलब एक, या एक से ज्यादा मतलब दो वाला भी चलेगा, तीन वाला। यानी कह सकते हैं कि टेल वाला को छोड़कर, तीनों टेल वाला को छोड़कर सब आएगा, क्योंकि सब में कम से कम तो एगो चित है, तो एगो टेल वाला है, बाकी 8 गो, बाकी 7 गो क्या है, चित वाला है। तो 7 गो है चित वाला, टोटल कैगो में 8 गो में, तो प्रायिकता हो जाएगी 7/8। तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या हो गई, 7/8। अच्छा, इसमें कहता है तीनों पर चित चाहिए, तीनों पर क्या हो, चित हो, तो ऐसे कै गो है, एक गो है, तो 1/8 हो जाता। अच्छा, कहता कम से कम दो चित, तब कम से कम दो चित वाला, यानी दो से कम नहीं, तो दो वाला आता, तीन वाला। दो वाला कै गो है, 1 2 3, और तीन वाला एक, 4। तो क्या हो जाता है प्रायिकता, कम से कम दो चित वाला का प्रायिकता 4/8, यानी 1/2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दो घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ते हैं, ऐसे ही उल्टा यू को यूनियन, और इस वाले को इंटरसेक्शन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, किसी भी दो घटना ए और बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी में एक पूछ देता कि ए और बी जो है परस्पर अपवर्जी घटना है। ए और बी क्या है, ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो परस्पर अपवर्जी घटना का खास बात क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है। ये याद रखिएगा, ए और बी अगर परस्पर अपवर्जी घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में रहता है ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है, तब तब ये 0 हो जाता, तो क्या बचता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है,
एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन। आधार का परिधि कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त का परिधि आपको दिया हुआ है 2 पाई r बराबर 44। तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 44। 44 से 44 खत्म, यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 22 है, तो आयतन निकालना है। बेलन का आयतन πr²h, यानी 22/7 इंटू r हो गया 7 का स्क्वायर इंटू h हो गया 22। तो एक 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 गुना 22 कितना हो जाएगा? 484, और गुना में 7। 7 चक 28, 2 8 सत्ते 56 और 2 58, 5 7 चक 28 और 5 33। 3388 घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए। तिरासी कह रहा है 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल। तो घनाभ का पृष्ठफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 24 गुना 14, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 14 गुना 7.5, और प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यानी 7.5 गुना 24, यानी 2 इंटू 14 चक 56, 5 14 दूना 28 और 5 33, 336, 14 सत्ते 98, और आधा कर देंगे। 0.5 का मतलब क्या? आधा। तो 14 सत्ते 98 और 14 का आधा 7, 98 और 7 105। ये हो गया 24 सत्ते 168। 24 सत्ते 168 और 24 का आधा 12। 24 सत्ते 168 और 12 कितना हो जाएगा? 180। 168 और 12, ठीक है, 180। यानी ये हो गया 2 गुना 5 6 11 का 1 हासिल 1, 8 1 9, 9 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 1 1 2 5 और 1 6, 2 4 12, 1242 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है 5/1/6/1/10/1/18। जनरली यहाँ प्लस होता था पहले, है ना? अधिकतर क्वेश्चन जो इस रूप में दिखेंगे वो आपको प्लस दिखेंगे, लेकिन भाग दे दिया है तो इसको और आसान कर दिया है। आपको ये एक चीज पता होना चाहिए कि x भागा अगर 1/y है तो आप इसको लिख सकते हो x गुना y। अगर इसको उल्टा कर दे तो भाग का चिन्ह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गुना में। तो x भागा अगर 1/y है तो आप लिख सकते हो x गुना y। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। तो 10/1/18 का मतलब क्या हो गया? 10 गुना 18, यानी 180। तो फिर क्या हो जाएगा? 6/1 ये 180, इसका मतलब 6 गुना 180। और ये हो जाएगा फिर 5/1/6 गुना 180 कितना हो जाएगा? 18 छक्का 108, यानी 108 1080। और इसका मतलब हो गया 5 गुना 1080। तो 5000 इधर और 8 25 40, 5400, यानी 5400। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो समझाने के लिए ऐसे बता दिए। हमको अगर इसको बनाना होता तो, और सब भाग का चिन्ह है 1 बटा करके, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 5 गुना 6 गुना 10 गुना 18, सिंपल। ठीक है, तो 18 छक 54, ये हो गया, सॉरी 18, ये 6 पचे 30, 18 3 54, 5400 डायरेक्ट। ठीक है, तो जब भी भाग रहे, सब जगह भाग रहे उल्टा करके, तो आप सीधा सबको क्या कर दो? गुना कर दो। एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि 440 मीटर है, उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर है, तो बाह्य वृत्त का व्यास की दीजिए। आंतरिक परिधि ऐसी इस तरह का पार्क है, ठीक है, जिसका आंतरिक परिधि आपको दिया हुआ है, तो उसका क्या करेंगे हम लोग? त्रिज्या निकाल लेंगे। और त्रिज्या निकालकर, चूंकि बाह्य व्यास निकालना है तो व्यास निकाल कर उसमें चौड़ाई, या तो त्रिज्या निकालिए उसमें चौड़ाई जोड़ के उसको डबल कर दीजिए तो व्यास पता हो जाएगा। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r, दिया हुआ है 440, यानी 2 गुना 22/7 इंटू r बराबर 440। 44 से ये 10 बार में, यानी r पता हो गया 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस चीज को पहले समझ लीजिए। ये त्रिज्या जो है आपका यहाँ से यहाँ तक 70 है, और जो चौड़ाई है, यानी ये जो चौड़ाई है यही 14 है। तो कह सकते हैं कि ये चौड़ाई 14 है और यहाँ से यहाँ 70 है, तो टोटल बड़ा वाला का त्रिज्या क्या हो जाएगा? 70 + 14, यानी 84। आता रही समझ में? ये छोटा वाला अंदर का त्रिज्या 70 है,
जो पार्क है, जो परिधि है या जो ट्रैक बना हुआ है, उस ट्रैक का चौड़ाई 14 है। तो 70 प्लस 14 यानी 84 जो होगा वो पूरा बाहर वाला का त्रिज्या हो जाएगा, यानी बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। तो बड़ा वाला वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है, 84 है, यानी बाह्य वृत्त का त्रिज्या 84 है। तो व्यास क्या हो जाएगा इसका दुगुना, यानी 159। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:4:5 है। यदि उसकी परिधि 144 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब कभी किसी त्रिभुज का भुजा 3:4:5 में हो तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। 3 4 5 क्या बनाता है, ट्रिपलेट। तो अगर 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है तो इसमें हम किसी से गुना कर दें तो वो भी ट्रिपलेट होगा। यानी 2 से सब में गुना कर दे तो 6 4 8 और 10, ये भी ट्रिपलेट होगा। 3 से गुना कर दे तो 9 12 15, ये भी ट्रिपलेट होगा। यानी ये सब क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो जब रेशियो है 3:4:5 है तो याद रखिएगा जो भी भुजा इसमें गुना करके आएगा रहेगा वो समकोण त्रिभुज का ही। चलिए, इसका परिधि दिया हुआ है, तो परिधि क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो 3 और 4 7 और 5 12, 12 यूनिट ही 144 है, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी जो सबसे छोटा वाला है वो 36, उसके बाद 12 48 और फिर 12 × 5 = 60। ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। और ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आपको पता है बड़ा वाला तो हमेशा कर्ण होता है, तो कर्ण तो ये लंब, ये 60 जो है ये लंब या आधार तो हो नहीं सकता है। तो लंबाई 36 हो तो आधार 48 होगा, या आधार 36 हो तो लंबाई 48 होगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक दूसरे का हो सकता है, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये कट जाएगा कितना, 18 बार में 18 8 144, 14 18 चक 72 और 14 कितना हो जाएगा 86, 864 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो भुजा मान लीजिए x है तो x का स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या। याद रखिए वर्ग की भुजा और तब वृत्त की त्रिज्या है। ऐसे में हमेशा बच्चे गलती कर देता है कि पहले वर्ग दिया, वृत्त दिया है और तब वर्ग, तो वो x/r निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या निकालना है, सॉरी r/x निकाल देंगे, यहाँ पे x/r निकालना है आपको। तो x² को r² को उधर भेज दे तो पाई बराबर x²/r², यानी x/r का होल स्क्वायर बराबर पाई, यानी x/r बराबर √पाई। √पाई का मतलब क्या, नीचे 1, यानी कह सकते हैं √पाई/1। x क्या है, वर्ग की भुजा, और r क्या है, वृत्त की त्रिज्या, जिसका अनुपात √पाई/1 होगा। ऑप्शन नंबर बी। एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 √3 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, एक तार को मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया गया जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है 121 √3। √3 से √3 खत्म, यानी भुजा स्क्वायर बराबर 121 गुना 4, यानी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, √121 गुना 4, 121 का 11 और 4 का 2, यानी भुजा कितना हो गया 22। अब समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वही वर्ग का परिमाप होगा। जब किसी आप इस तरह के, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसका जो तीनों भुजा का परिमाप है इसको आप खोल दीजिएगा तो एक रस्सी इस तरह से बनेगा, और इसी को मोड़कर आप क्या बना रहे हो, वृत्त बना रहे हो। तो जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा वही क्या होगा, वृत्त की परिधि होगी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा, यानी 3 गुना 22 हो जाएगा, और यही वृत्त की परिधि यानी 2πr होगी। तो 2 गुना 22/7 इंटू r बराबर 3 गुना 22, 22 से 22 खत्म, यानी r बराबर 7×21/2। तो त्रिज्या पता हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल।
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21/2 गुना 21/2। तो ये 7 से 3 बार में 21 चला जाएगा और 2 से ये 11 बार में, यानी 11 गुना 21 गुना 3 63/2। 3 6 9 6/2 यानी 3 4 दूना 8 6 दूना 12.5 346.5 ऑप्शन नंबर सी। एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना है, तो x है। देखिए बड़ा विकर्ण मान लीजिए D2 है जो कि 100 है, तो D1 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 80% है दूसरे विकर्ण का, बड़े विकर्ण का, या इसका रेशियो अगर निकाल दे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 5। ठीक है, यानी छोटा विकर्ण अगर 4 है तो बड़ा विकर्ण कितना है, 5 है। अच्छा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का योगफल, यानी 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो 4 गुना 5, ये 2 से कट गया 2 बार में, यानी 10 वर्ग यूनिट जो है ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब कह रहा है कि जो समचतुर्भुज का बड़े विकर्ण का वर्ग, बड़े विकर्ण का वर्ग, बड़ा विकर्ण कौन 5, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 25, इसका x गुना जो है वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। आज समझ में आ रही है, समचतुर्भुज क्षेत्र के बड़े विकर्ण कौन 5 का वर्ग का कितना गुना, x गुना समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकाले 10 यूनिट। अब बड़ा वर्ग कितना है, बड़ा विकर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 का x गुना बराबर 10, यानी x बराबर 10/25 यानी 2/5। ऑप्शन नंबर ए। 10 सेंटीमीटर लंबे व 8 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब भी किसी आयत के अंदर वृत्त बनता है बड़ा से बड़ा, तो उस वृत्त का जो व्यास होगा, जो इस तरह का व्यास होगा, वो चौड़ाई के बराबर ही होगा। तो चौड़ाई 8 है तो वृत्त का व्यास भी क्या होगा, 8 होगा। व्यास अगर 8 है तो त्रिज्या कितना, 4 हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 पाई। ऑप्शन नंबर ए। 4 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 धात्विक गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई, तो बड़ी गेंद की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए छोटी गेंद की जो व्यास है वो 4 है तो त्रिज्या 2 हो जाएगा। गोलाकार गेंद होता है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू यानी 2 का क्यू। ये एक गेंद का आयतन है। ऐसा कितना गेंद पिघलाया गया है, 8, तो एक गेंद का आयतन इतना है तो 8 गेंद का गुना 8। ये किसका आयतन हो जाएगा, बड़ा वाला गोला का, और बड़ा वाला गोला का आयतन 4/3 पाई मान लीजिए कैपिटल आर क्यू है। तो ये बड़ा गोला का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, छोटा एक गोले का आयतन गुना 8, क्योंकि 8 गेंदों को पिघलाया जा रहा है। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 का क्यू और ये भी क्या है 2 का क्यू है, 2 का क्यू गुना 2 का क्यू, यानी आर क्यू बराबर 2 गुना 2 4 का क्यू लिख सकते हैं, यानी आर बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो बड़ा गेंद बना है उस बड़े गेंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है यदि 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ होगा। 9 संतरों का विक्रय मूल्य यानी 9 का एसपी जो है 12 के सीपी के बराबर है, तो यहाँ से एसपी बटा सीपी हो जाएगा कितना, 12/9। ये 3 से, ये 4 से, यानी 3 चौक 12 और 3 तिहाई 9, 4/3, यानी एसपी 4 है तो सीपी 3 है, यानी विक्रय मूल्य 4 है तो क्रय मूल्य 3 है। कितना का फायदा हो गया, एक का फायदा हो गया। क्रय मूल्य 3, विक्रय मूल्य 4, तो एक का फायदा कितना में, 3 में, और परसेंटेज बदलने के लिए 100%, यानी 33.1/3%। ऑप्शन नंबर बी। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 81 वर्ग सेंटीमीटर तथा 49 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम डेटा के साथ रिपीट हो रहा है। अभी T3 का कराए थे सोल्यूशन, उसमें सेम एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी सेम उठा के रख दिया उसमें। तो सोच लीजिए किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसका रूट कर देंगे तो भुजा या ऊंचाई का अनुपात होगा।
तो एक त्रिभुज का है 81, दूसरे का 49। ठीक है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी भुजा का जो अनुपात होता है उसका वर्ग अगर कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसका अगर हम रूट कर दें जो कि कितना हो जाएगा 9 और ये 7, ये 9:7 किसका अनुपात हो जाएगा, इसके भुजा का कहिए, इसके संगत ऊंचाई का कहिए, इसके संगत माध्यिका का कहिए, सब जो लीनियर होता है उस सब का अनुपात 9:7 हो जाएगा। भुजाओं का, ऊंचाइयों का, माध्यिकाओं का, सबका अनुपात, परिमाप का सबका अनुपात 9:7। ऑप्शन नंबर ए। एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी बराबर है तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आर बराबर एच, त्रिज्या तो आपस में बराबर है ही, ऊंचाई बराबर है, तो जो अर्धगोले का ऊंचाई क्या होता है, त्रिज्या ही होता है। वही कहेगा कि ये अर्धगोला है तो इसका ऊंचाई या गहराई क्या, त्रिज्या आर ही होगा। यानी आर बराबर, आर तो है ही, साथ ही साथ आर किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl। पाई से पाई खत्म, आर से वो आर खत्म, यहाँ 2r बचा, यहाँ एल। एल का मतलब क्या होता है √r² प्लस h², तिर्यक ऊंचाई। यानी 2r अनुपात ये कितना हो जाएगा r² अनुपात प्लस h की जगह r रख सकते हैं तो ये r², यानी 2r रूट अंडर कितना हो जाएगा 2r², यानी 2r अनुपात √2r। हर से r खत्म और √2 से 2 कट जाएगा कितना बार में, √2 बार में। यहाँ √2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, यानी √2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है साइकिल के पहियों के व्यास 66 सेंटीमीटर तथा 72 सेंटीमीटर है। यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी तय करने में 188 बार घूमता है तो छोटे पहियों को उसी दूरी तय करने में कितनी बार घूमना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एक पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है 2πr, 2πr। ठीक है, और 1188 बार घूम रहा है तो बड़ा वाला का कैपिटल आर ले लेते हैं। तो आपको व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या पता हो जाएगा, त्रिज्या पता हो जाएगा। इसको π×2r लिख सकते हैं, यही ना व्यास हो जाता है। 2 × r क्या है व्यास, और बड़ा वाला का व्यास कितना है, बड़ा वाला का व्यास 72 है। तो ये एक चक्कर में लगा दूरी है, और ऐसा कितना चक्कर लग रहा है 1188। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा π×72 × 1188, ये टोटल दूरी हो गया। किसके द्वारा तय किया गया, बड़ा पहिया द्वारा। अब छोटा पहिया यही दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा ये पूछ रहा है। तो छोटे पहिए द्वारा एक चक्कर में कितना दूरी लगेगा, तो 2πr कह सकते हैं, 2πr, या लिख सकते हैं π×2r, π×2r, π×2r। और 2r का मतलब क्या, व्यास, व्यास जो कि 66 है, तो इसको रख सकते हैं 66। ये एक चक्कर में इतना दूरी है। मान लीजिए कि ये n चक्कर लगाता है तब इतना दूरी कवर करता है। छोटे पहियों को भी इतनी ही दूरी कवर करना है, लेकिन उसमें क्या होगा चक्कर ज्यादा लगेगा। कितना चक्कर तो पता नहीं, तो एक चक्कर में कितना दूरी 66 × ऐसा मान लीजिए n चक्कर लगाता है तो ×n, और ये इस दूरी के बराबर होगा। तो पाई से पाई खत्म, n बराबर हो जाएगा 66 से ये 11 से, और ये 12 बार में खत्म, और ये 11 से 11 कम 11, 0, 11 × 88, यानी n बराबर हो गया 12 × 108, 1200, और 12 × 96, यानी 1296। ऑप्शन नंबर सी। फिर से समझते हैं क्या किया हमने। बड़ा पहिया जो है उसका व्यास 72 है, तो बड़े पहिए द्वारा एक चक्कर में लगाया गया दूरी 2πr। अब r ना निकालकर हम π×2r लिख देते हैं, क्योंकि 2 × r ही क्या होता है, व्यास होता है। तो सिंपल सा 2r की जगह 72 रख देंगे, तो π×72 हो गया, यानी 72 पाई बड़े पहिया के द्वारा एक चक्कर में लगाया दूरी। और बड़ा पहिया कितना बार घूमता है 1188, तो टोटल दूरी 72 पाई गुना 1188। अब इतना ही दूरी किसको तय करना है, छोटे पहिया को। छोटे पहिया का एक चक्कर में दूरी तो कहिएगा 2πr, यानी π×2r, 2r यानी व्यास 66, यानी 66 पाई।
अब ऐसा मान लीजिए n चक्कर लगाता है तब इतना दूरी कवर होता है, यानी 66 पाई इंटू n और दिए गए दूरी के बराबर होगा, तो n का वैल्यू आ गया 1296। यानी किसी दूरी को तय करने में बड़ा पहिया 1188 चक्कर लगाता है, तो उतना ही दूरी कवर करने में छोटा पहिया कितना लगाएगा, 1296 चक्कर लगाएगा। किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है। विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 3 रुपया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो 4% और 6% का अंतर 2%, तो क्रय मूल्य का 2% ही कितना है, 3 रुपया है। क्रय मूल्य का 2% ही कितना है, 3 रुपया है। आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100%। 100% बनाने के लिए 50 से गुना करना करेगा, है ना, 50 से गुना करेंगे तो 50 गुना 3 150 रुपया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 150 है। 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। दूध की कितनी और मात्रा डाली जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 87.5% दूध हो। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन ट्री 3 में पूछा गया है, अभी जस्ट जिसने सॉल्यूशन कराए हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है A to Z डेटा के साथ। तो 15% पानी है तो 85% दूध होगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से 17 बार में, यानी 3:17। अब हमें 87.5% दूध चाहिए। ठीक है, कितना इसमें दूध मिलाया जाए कि 87.5% दूध हो जाए, तो 87.5% दूध मतलब 12.5, 12.5% क्या हो जाएगा, पानी, और ये 87.5, यानी 87.5 से ये कट जाएगा, ये कितना बार में, ये आपका 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी ये हो गया 1 कितना, 7। तो पहले था 3:17 और ये बन गया 1:7। अच्छा, मिला क्या रहे हैं, मिला रहे हैं दूध, तो किसको नहीं बदलना चाहिए, पानी को नहीं बदलना चाहिए। पानी पहले कितना यूनिट था, 3 यूनिट, अभी कितना है, 1 यूनिट, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना, तो ये हो जाएगा 3:21, यानी जो 1:7 था वो क्या हो गया, 3:21। देखिए पानी बराबर हो गया, ये आपका पानी है, ये दूध है, तो दूध देखिए कितना बढ़ गया, 4 यूनिट बढ़ गया, पहले 17 था अब 21, 4 यूनिट। इसी 4 यूनिट का वैल्यू बताना है। शुरू में मिश्रण कितना था, 200 लीटर, और शुरू में हमारे पास मिश्रण का यूनिट कितना था, देखिए पानी 3 और दूध 17, तब मिश्रण 20 यूनिट हुआ कि नहीं, और यही 20 यूनिट कितना है, 200 लीटर है, तो 1 यूनिट 10 लीटर, कितना यूनिट का हमें निकालना है, दूध कितना बढ़ा है, पहले 17 था अब 21 हो गया, 4 यूनिट, 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 40 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। इसका सॉल्यूशन जो है हम ट्री 3 में भी करवाए हुए हैं, ट्री 3 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। यदि किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया, यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आया, तो आरंभिक संख्या क्या है। मान लीजिए संख्या x है, अब लड़कियों को कहा गया कि 0.72x निकालो, लड़का जो है निकाल दिया कितना, 7.2x निकाल दिया, तो दोनों का अंतर 7.2x माइनस 0.72x, और यही कितना अधिक आ गया है, 2592 अधिक आ गया है। कितना हो जाएगा ये, 20 और 0 में से 2 गया 8, इधर 11 में से 7 गया 4, और ये 6.48x बराबर 2592। ये दशमलव अगर हटा दे तो 2 जीरो इधर चिपका देते हैं, और ये देखिए 6 चक 24 और 48, 6 चक 24 और ये 48, 3 कितना बार में जाएगा, ये 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी शुरुआत की जो संख्या थी वो कितनी थी, 400 थी, ऑप्शन नंबर ए तथा बी के आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 हो तो ए की आय क्या है। आय का है 2:3, व्यय का है 1:2, तो बचत कितना हो जाएगा, तो देखिए ये भी 1 यूनिट बचा रहा है, ये भी 1 यूनिट बचा रहा है, 2 में से गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी 1 यूनिट जो है दोनों में, दोनों प्रत्येक बचा रहा है 24,000 रुपए, तो 1 यूनिट ही 24,000 हो गया। एक की आय कितना, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 48,000 रुपए, तो एक की आय कितना है, 48,000 रुपए है, ऑप्शन नंबर बी। एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात बताइए।
तो लड़का लड़कियां अगर 100 है तो लड़के 112 है, इसी का अनुपात पूछ रहा है। तो 28 से 4 बार में और 4 से ये 25 बार में, यानी 28:25, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, पहले लड़का है ना, याद रखिएगा, उल्टा पूछ देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लड़का का लड़की से, तो 28:25। एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष और 9 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात। ब्याज दर क्या है? अब ब्याज दर का अनुपात निकालना है, जबकि राशि निश्चित है। तो जब राशि निश्चित हो तो याद रखिएगा आर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/t के, यानी समय और दर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब समय का अनुपात अगर 6:9 यानी 2:3 है, ये किसका अनुपात है? समय का। तो जो दर का अनुपात होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, या ऐसे आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका ये समझ लीजिए। पी राशि है, 6 वर्ष का ब्याज, तो पी इंटू दर, मान लीजिए पहला है R1 इंटू समय 6/100, और दूसरे केस में उतना ही मूलधन है, सेम राशि है, और दर मान लीजिए R2 है, 9 वर्ष हो गया बटा में 100। ये दोनों ब्याज क्या होगा? बराबर, 100 से 100 कैंसिल, पी से पी कैंसिल, और R1/R2 बराबर 6 इधर से जाएगा तो 9/6, यानी 3:2, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, और जिनको वो समझ में आ रहा है कि आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी के, यानी समय का अनुपात 6:9 यानी 2:3 है, तो जो ब्याज दर का अनुपात होगा वो 3:2 हो जाएगा। ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष से एक धनराशि 12,500 से 17,500 बनने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या। तो देखिए यहाँ नहीं दिया है कि ये साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज, तो जनरली हम मान के चलते हैं कि ये क्या है? साधारण ब्याज है। ठीक है, इंग्लिश वाले में देख लेते हैं कुछ दिया है क्या। द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ इतना टू बिकम इतना एट द रेट ऑफ 10%, इसमें भी नहीं दिया है, तो साधारण ब्याज ही लेकर चलते हैं। देखिए टोटल ब्याज कितना मिला है, तो 12,500 से कितना हो गया? 12,500, 17,500, यानी 5,000 ब्याज मिला है। कितना पर मिला है? 12,500 पर, गुना परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से 4 बार में कट जाएगा 500, यानी 40%। टोटल ब्याज क्या मिला है? 40%। और प्रति वर्ष कितना मिल रहा है? 10%। तो 40 वर्ष पूर्णे में कितना साल लगेगा? 4 साल लग जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? हमने टोटल ब्याज का परसेंटेज निकाल दिया कि टोटल ब्याज का परसेंट क्या मिला, 40%। प्रत्येक साल कितना मिल रहा है? 10%। तो 40% बनने में कितना समय लगेगा? 4 वर्ष लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जिसको ऐसे नहीं समझ में आया, जिनको बेसिक फार्मूला से करना है, वो फार्मूला से देख लीजिए कि ब्याज आपका है 5,000, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन 12,500 गुना दर 10% गुना समय नहीं पता T/100। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म, यानी T बराबर 500/125, 125 चौका 500, 4 वर्ष। तो आप फार्मूला से बना सकते हो। 103, 12% ब्याज की दर से 3 साल बाद 25,000 की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के डेटा के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ आपको निकालना है, तो सिंपल सा तरीका है कि 12,000 का हम 25,000 का जो है 12% से ब्याज निकाल दे हर एक साल के लिए। ठीक है, कहने का मतलब 25,000 का अगर 12% हम लोग ब्याज निकालें तो कितना हो जाएगा? ये 3,000। तो पहला साल तो आपको 3,000 मिलेगा, दूसरा साल आपको 3,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही इस 3,000 का 12% मिलेगा। चक्रवृद्धि की ब्याज का मतलब क्या? ब्याज पर ब्याज, ये याद रखिएगा, ये पहला साल है। तो पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज भी 3,000 मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी 3,000। लेकिन दूसरा साल जो है 25,000 पर 12% तो मिलेगा ही 3,000, साथ ही साथ जो पहला साल का ब्याज 3,000 है उस पर 12% मिलेगा। तो 3,000 का 12% आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 360, 12×3=36, 360। तो दूसरा साल ये हो गया। तीसरा साल आपको क्या मिलेगा? तो 25,000 पर तो 12% 3,000 मिलेगा ही मिलेगा। अब इस पहला साल के ब्याज यानी 3,000 पर 12% 360,
फिर इस दूसरा वाले साल का 3000 पर 360, और ये जो 360 था दूसरा साल का, उस पर भी 12%। तो 360 का 12% निकालेंगे तो एक जीरो से जीरो खत्म, 12×6 = 72, 7 12×3 36 और 7 43/10, यानी 43.2। ये टोटल 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो। ठीक है, तो इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन के लिए नहीं होगा ब्याज निकालने का। अब जोड़ना बहुत आसान है, देखिए 3 3 3 9,000 ये हो गया आपके पास, 360 यानी 36 तिहाई, 108 यानी 1,080 रुपया ये हो गया, और 43.2 हो गया। तो 0.2, 3 8 4 12 2 1 9 1 10, 10,123.2 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। एक पाइप जो है, पाइप ए एक टंकी को 36 मिनट में और पाइप बी 48 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए और टंकी को 24 मिनट में भर जाती है, तो पाइप बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए? पाइप ए है, पाइप बी है। पाइप ए 36 मिनट में, पाइप बी 48 मिनट में। टोटल वर्क मान लीजिए कितना, 36 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 144। 36 से भाग करेंगे 4 बार में, और 48 से भाग करेंगे 3 बार में, यानी ए जो है 1 घंटा में 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, तो बी जो है 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है। टंकी 24 मिनट में भर जाती है, लेकिन कब? जब बीच में किसी मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। कहने का मतलब ए तो पूरा 24 मिनट चला, ए पूरा कितना मिनट चला? 24 मिनट चला। तो 24 मिनट चला ए, और प्रत्येक मिनट कितना भरता है? 4। तो 24 मिनट में कितना भरेगा? 24 × 4। मान लीजिए बी जो है x मिनट के बाद बंद कर दिया गया। कितना मिनट के बाद? x मिनट के बाद। तो बी x मिनट में कितना भरेगा? तो प्रति मिनट भर रहा है 3, तो x मिनट में कितना भरेगा? 3x। तो टोटल वर्क हो जाएगा ए के द्वारा 24 मिनट, 24 × 4, बी के द्वारा x मिनट 3 × x, यही टोटल वर्क होगा, जो कि दिया हुआ है 144। यानी 3x बराबर 144 माइनस 24×96, यानी 48, यानी x बराबर कितना हो गया? 16। यानी नल बी को जो है 16 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जब एक प्लॉट को 18,700 रुपये में बेचा जाता है, तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। 15% लाभ हासिल करने के लिए प्लॉट को कितने में बेचा जाना चाहिए? 15% का नुकसान मतलब 85%। 85% का दे रखा है कि कितना? 18,700। 15% नुकसान पर बेचा है ना 18,700 में। 15% का नुकसान मतलब 85% में बेचा है। 85% यानी 18,700। आपको क्या करना है? 15% लाभ निकालना है, यानी 15% लाभ करने के लिए प्लॉट को कितने में बेचना चाहिए? यानी हमें 115% का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 17 से काट देते हैं। 17 × 5 = 85, 5%। 17 एकम 17, और फिर 17 एकम 17, यानी 5% का वैल्यू कितना है? 1100 है। आपको कितना का निकालना है? 115% का है। तो इसमें 23 से गुना कर देते हैं। 23 से गुना करेंगे तो 115 हो जाएगा। तो 1100 × 23, 3 2 5 और 2 0 0, 25,000 कितना हो जाएगा? 300 रुपए। 25,300, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि 44 हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसका और कर लीजिए। यदि ए कार्य को ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और सी और ए 24 दिन में पूरा करते, तो तीनों मिलकर कितना दिन में कार्य को पूरा करेंगे? ठीक है, ए और बी का दे रखा है कितना? 8 दिन। बी और सी का दे रखा है 12 दिन, और सी और ए का दे रखा है 24 दिन। ठीक है, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 24, यानी टोटल वर्क हो जाएगा आपका 24। तो ए प्रतिदिन कितना करेगा? ए और बी प्रतिदिन कितना करेगा? 3। 8 से भाग करेंगे 24 में तो 12 से भाग करेंगे तो 2, और 3 से 24 से भाग करेंगे तो 1। यानी ए और बी मिलकर प्रतिदिन 3 काम कर रहा है, बी और सी मिलकर प्रतिदिन 2 काम कर रहा है, और सी और ए मिलकर प्रतिदिन 1 काम कर रहा है। तो अगर तीनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। 3 2 5 और 1 6। लेकिन जब तीनों को जोड़े तो उसमें बी का कितना, ए का कितना हो जाएगा? 2। ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, यानी ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 6 है। यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा, ठीक है। यानी तीनों मिलकर प्रतिदिन कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। इसको 24 काम करना है, तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा, 24/3 यानी 8 दिन समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। इसके बाद भी अगर दिक्कत हो रही है तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इतना डिटेल में इसका सॉल्यूशन इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं हो सकता। तो आशा करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।